मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अखलाक नागुटने और आप देख रहे कोकनी माउंटेनियर यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस नए एपिसोड में स्वागत है। वेलकम, सुस्वागतम, खुशामदीद। दोस्तों, आज हम रत्नागिरी सिटी से करीब ही एक किले की सैर करने जा रहे हैं, तो साथ में आपको इतिहास भी बताना काफ़ी ज़रूरी है। इस किले के 3 नाम हैं। रत्नागिरी फोर्ट, इन शॉर्ट जिसे रत्नदुर्ग भी कहा जाता है, रत्नदुर्ग फोर्ट। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब इसे कब्ज़ा किया, हासिल किया, तो अंदर भगवती देवी का मंदिर बनाया, तो उस लिहाज से इस फोर्ट को भगवती फोर्ट भी कहा जाता है। आप जहाँ कहीं से भी किसी भी रूट से आकर रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पे पहुँचते हैं, यानी मुंबई हो, गोवा या साउथ की किसी भी स्टेट से, कोंकण रेलवे से आते हैं, तो रत्नागिरी स्टेशन उतरने के बाद वहाँ से रत्नदुर्ग जो फोर्ट है 11.5 किलोमीटर है। आप ऑटो के ज़रिए या बस के ज़रिए सिटी में जो एसटी स्टैंड है वहाँ पे आ सकते हैं, और वहाँ से किला के लिए बस निकलती है। सिटी से या बस स्टैंड से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर किला है, बहुत ही करीब है। आपके पास अपनी कार, बाइक या कोई और सोर्स हो तो उससे आप तो डायरेक्ट जा सकते हैं, या फिर बस या ऑटो वगैरह से जाइए। ये किला काफ़ी देखने के लायक है, बहुत ही अच्छा है। समुद्री किनारे का किला है जिसके 3 तरफ से पानी है, यानी इसको जजीरा नुमा या पेनिनसुला फोर्ट कहेंगे। रत्नागिरी किला टोटल 120 एकड़ ज़मीन पे बना हुआ है। रत्नागिरी फोर्ट को बहमन शाही सल्तनत के ज़माने में बनाया गया। अब ये बहमन शाही कहाँ थी? दक्कन की बहमन शाही, जिनका पीरियड था 1347 से 1518 तक, 1347 से 1518 तक, और इसके फाउंडर थे अलाउद्दीन बहमन शाह। तो उसी के नाम से इसको बहमन शाही सल्तनत कहते हैं। इनका हेड क्वार्टर था कर्नाटक के गुलबर्गा में। अभी जो कर्नाटक स्टेट है उसकी गुलबर्गा जो सिटी है, वहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे टॉम्स और पैलेस के सब निशानात और सारी चीज़ दिखाई देगी। तो ये बहमन शाही सल्तनत के टाइम में बना। अब बहमन शाही 1518 में ख़त्म हो गई। इसके 5 टुकड़े हो गए, जिनमें से एक जो सल्तनत बनी वो थी आदिल शाही डायनास्टी। और आदिल शाही डायनास्टी का हेड क्वार्टर भी कर्नाटक स्टेट में मौजूदा बीजापुर जो है वो था। तो बीजापुर से लेकर ये कोंकण का रत्नागिरी से गोवा तक का जो पार्ट है, यानी बानकोट की खाड़ी से लेकर इधर से आगे गोवा तक का, ये आदिल शाही डायनास्टी का हिस्सा था। तो ये किला उनके हिस्से में आया। रत्नागिरी फोर्ट को बहमन शाही सल्तनत के ज़माने में बनाया गया। अब ये बहमन शाही कहाँ थी? दक्कन की बहमन शाही, जिनका पीरियड था 1347 से 1518 तक, 1347 से 1518 तक, और इसके फाउंडर थे अलाउद्दीन बहमन शाह। तो उसी के नाम से इसको बहमन शाही सल्तनत कहते हैं। इनका हेड क्वार्टर था कर्नाटक के गुलबर्गा में। अभी जो कर्नाटक स्टेट है उसकी गुलबर्गा जो सिटी है, वहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे टॉम्स और पैलेस के सब निशानात और सारी चीज़ दिखाई देगी। तो ये बहमन शाही सल्तनत के टाइम में बना। अब बहमन शाही 1518 में ख़त्म हो गई। इसके 5 टुकड़े हो गए, जिनमें से एक जो सल्तनत बनी वो थी आदिल शाही डायनास्टी। और आदिल शाही डायनास्टी का हेड क्वार्टर भी कर्नाटक स्टेट में
मौजूदा बीजापुर जो है वो था। तो बीजापुर से लेकर ये कोंकण का रत्नागिरी से गोवा तक का जो पार्ट है, यानी बानकोट की खाड़ी से लेकर इधर से आगे गोवा तक का, ये आदिल शाही डायनासिटी का हिस्सा था। तो ये किला उनके हिस्से में आया। 1518 से लेकर 1670 तक ये आदिल शाही डायनेस्टी के अंडर में फोर्ट था। 1670 में मराठा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने आदिल शाह से ये किला जीत लिया और उन्होंने प्रोटेक्टिंग टावर्स बनाए, 2 कमांडिंग पॉइंट्स बनाए, एक साउथ साइड में और एक ओल्ड कोर्ट हाउस के पास। उसके बाद मराठा जो कोली एडमिरल था कान्होजी आंग्रे साहब, तो उन्होंने इस किले को और इम्प्रूव किया डिफेंस के लिहाज से। 1750 से 1755 तक। एज यूजुअल कोंकण कोस्टल जो फोर्ट्स की हिस्ट्री में मैंने हमेशा बताया कि पेशवा और मराठा सरदारों में आपस में मतलब एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, आपसी झगड़े शुरू हो गए थे। तो ये फोर्ट जो है 1755 में पेशवा के अंडर में आ गया और 1755 से 1818 तक ये पेशवा के अंडर में था। और पेशवा ने मदद ली थी पुर्तगालियों की। पेशवा के एक प्रतिनिधि यानी एक रिप्रेजेंटेटिव थे रत्नागिरी फोर्ट में, जिनका नाम था धोंडू भास्कर प्रतिनिधि। इन्होंने कुछ माइनर रिपेयरिंग का काम भी किले में किया था जब पेशवा के अंडर में ये किला था। उसके बाद 1818 यानी 1818 में ये ब्रिटिश लोगों ने ये किला जीत लिया, पेशवा के पास से वापस हासिल कर लिया। 1950 में इस किले में मौजूद भगवती टेम्पल या मंदिर जो है उसको रिपेयर किया गया था या रिनोवेट किया गया था, मैं कहूँगा रिनोवेट किया गया, इसको अच्छे से वापस से बनाया गया था। वैसे रत्नागिरी सिटी से कोई 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, आप चल के भी जा सकते हैं। अगर चल के जाते हैं तो भी सीढ़ियाँ काफ़ी अच्छी बनी हुई है शॉर्टकट में जाने के लिए, और बाय व्हीकल जाते हैं तो थोड़ा सा ऐसा रोड के हिसाब से है, तो आप आराम से यहाँ पे पहुँच सकते हैं किला का देखने के लिए। 1 घंटा किला देखने के लिए कम से कम लगेगा, लेकिन ऊपर से किले से जो सीन और काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाई देती है। तीनों तरफ समंदर है और वहाँ जेटीज़ वगैरह बनाए हुए हैं, शिप्स है, फिशिंग शिप्स या बोट्स हैं, वो भी देखने मिलते हैं। और किले का आसपास का सराउंडिंग भी बहुत ही प्यारा है। एक तरफ किले का पहाड़ी ऊंची, दूसरी तरफ ही भी किले का पार्ट है और बीच में से वादी, बहुत अच्छा मतलब ये लुक वहाँ से दिखाई देता है। तो आपको ज़रूर जाके देखना चाहिए। ऊपर से मछेरों की कॉलोनीज़ या घर या हटमेंट्स, शिप्स वगैरह, उसका नज़ारा काफ़ी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लुक है देखने के लिए। कहीं कहीं पर तोपें भी रखी हुई हैं, जिन्हें भी आप देख सकते हैं। उसी के साथ रत्नागिरी का लाइट हाउस भी बना हुआ है, लेकिन लाइट हाउस में अवॉइड किया जाता है, टूरिस्ट को जाने नहीं दिया जाता। तो दूर से देखिए, उसके करीब जाके देख सकते हैं, अंदर अलबत्ता अलाउड नहीं होता है। कोरोना भी है, फिर कुछ अपने सिक्योरिटी नॉर्म्स भी होते हैं, सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, उन चीज़ों को देखते हुए मना किया जाता है। इस किले में कुछ तकरीबन 11 मजबूत बुरुज बनाए गए हैं, जिन्हें बैशंस कहते हैं। सी लेवल से ये फोर्ट जो है ये पहाड़ी पे ऊंची टीले पे बना हुआ है, जिसकी हाइट है 200 फुट के करीब सी लेवल से।
किले में जाने का वक्त है या विजिटिंग हावर्स जो है सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक। तो अर्ली मॉर्निंग जाइए, दोपहर तक आप घूम सकते हैं, आराम से आ सकते हैं, या दोपहर में खाना खाने के बाद जाइए, तब भी वहाँ पे 1 घंटा आराम से घूम के 1-1.5 घंटे में आप आराम से देखते हुए आ सकते हैं। भगवती फोर्ट या रत्नागिरी फोर्ट या रत्नदुर्ग फोर्ट, तीनों नाम बता दिया। इस फोर्ट में किले में एक भुयारी मार्ग यानी अंडरग्राउंड टनल भी है। जैसे आप किले में एंट्री करते हैं तो सामने कान्होजी आंग्रे इनका स्टैचू बना है और उसके सामने मंदिर है। तो कान्होजी आंग्रे के स्टैचू से राइट मैंने नॉर्थ साइड में अगर आप घूमेंगे, थोड़ा आगे जाने के बाद वहाँ झाड़ियों में एक टनल है जिसके आजू बाजू में दीवारें बनाई गई है छोटी सी, और उसको गेट भी है लेकिन जाली लगी हुई है जहाँ से आप देख सकते हैं ये टनल। और ये नॉर्थ साइड में खुलता है, जहाँ की तरफ मिरकरवाड़ा की तरफ जो वाटर ब्रेकर पानी में बनाया गया है उस तरफ ये टनल खुलता है, उसका रास्ता है। तो इमरजेंसी में या लड़ाई के वक्त या इसके मल्टीपर्पज़ जो भी होंगे, एक टनल है। उसी तरह किले के वेस्ट में एक गुफा, गार या केव भी है। वो काफ़ी लंबा, अंदर तक काफ़ी लंबा एक केव बना हुआ है, नेचुरल है। तो दोस्तों ये थी किले की मालूमात। इस किले ने सैकड़ों साल से, आप समझ लीजिए, ये जो बहमनशाही अगर डायनेस्टी को अगर इसके बारे में देखें, यानी 1347 के बाद से लेकर और अभी आज़ादी तक की इतनी सारी लड़ाइयाँ देखी, और इस शहर की हिफाजत की, लोगों की हिफाजत की, बहुत सारी जंगें देखी होगी, कभी पुर्तगालियों के साथ, कभी आदिल शाही, कभी मराठों की, कभी ब्रिटिश के साथ। लेकिन इन सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस उस ज़माने में था किले का। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद फिर उसी वक्त हमारी जो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी वगैरह, ये जो सिस्टम अभी के ज़माने का जो बदला, और उस वक्त राजे, महाराजे, नवाब, जो भी शाह बादशाह जो भी रहे, उनके ज़माने के सिक्योरिटी सिस्टम और अभी के सिस्टम में काफ़ी फ़र्क है। उस वक्त के हथियारों में और अभी के हथियारों में फ़र्क है। उस वक्त तो गोले बारूद का इस्तेमाल होता था, तलवारों का, तीरों का इस्तेमाल होता था। अब तो मिसाइल का ज़माना है। तो इम्पोर्टेंट उस ज़माने भी अच्छा था। इन सारे कोस्टल फोर्स इंडिया के कहीं भी हो, इन्होंने देश की हिफाजत की है। तो ये हमारे जो है ना, एक तरह से विरासती चीज़ें हमारी है, ये हमारी मीरास है, ये हमारी तारीख़ का हिस्सा है। इनको ख़ास ध्यान रखना चाहिए, इनकी सफाई का ख्याल रखना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, दीवारों पे कुछ लिखना नहीं चाहिए, और कभी भी ये धर्म की राजनीति में भी नहीं पड़ना चाहिए। हर ज़माने की अपनी सियासत होती है। उस वक्त की लड़ाइयाँ थी, कोई ज़ात धर्म की नहीं थी, अपनी अपनी हुकूमत, अपनी अपनी सल्तनत बनाने की थी, उसको बचाने की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अगर लड़ाइयाँ लड़ी है तो अपने स्वराज कायम करने के लिए, लोकल लोगों का एम्पावरमेंट के लिए, उनकी हुकूमत के लिए। वो नहीं चाहते थे कि हम पर कोई और हुकूमत करे। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी या उनकी जो पॉलिटिक्स थी या जो लड़ाई थी, अपनी जगह 1000%, 100% नहीं, 1000% ही वॉज राइट। तो हमें काम है कि हम इतिहास को जो भी होता है, पॉजिटिव, निगेटिव, हमारे फेवर में या हमारे अगेंस्ट में, हम इतिहास की सच्चाई को समझें, ना कि उसको ईगो का मसला बनाएं। रियलिटी कबूल करें, कभी मेरी हार कभी मेरी जीत, लेकिन इसको कबूल करना है। ये मेरा हमेशा मैसेज रहा है। तो आपका बहुत बहुत सभी का शुक्रिया जिन्होंने इस वीडियो को देखा। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन और हो, हिस्टोरिकल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो, आप उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप लिख सकते हैं। आप अपने पास की परफेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग मिसगाइड ना हो, और एक अच्छा इतिहास को हम लेके चलें। हमारा अपना एक सुहाना
सुनहरी इतिहास है। इन समंदरों को बचाने के लिए, इन समंदरों से हमलावरों को आने से बचाने के लिए, हमारी लोकल बिज़नेस को बचाने के लिए, यहाँ से जो कोकन से जो अदर कंट्रीज़ में जो माल जाया करता था शिप्स या बोट्स के ज़रिए उस ज़माने में भी, उसके ऊपर नज़र रखने के लिए और कज़ाकों से, पायरेट से हिफाजत करने के लिए किले, इनका काफ़ी अहम रोल था। तो वंस अगेन थैंक यू। देखते रहिए। इन्हीं चंद लफ्ज़ों के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए इस एपिसोड को यहाँ स्टॉप करता हूँ। उम्मीद है इसी तरह से अगले एपिसोड भी आप देखेंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब करें। ये फ्री ऑफ चार्ज होता है, एक ही बार सब्सक्राइब करना पड़ता है, बार बार नहीं। सब्सक्राइब का लाल बटन वहाँ क्लिक करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा, और बाजू में घंटी का बटन है, उसको दबाएंगे तो ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि हर नया आने वाला वीडियो आपको देखने का मौका मिले। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करें और लाइक भी करें, और हमारा वीडियो अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके पास है। थैंक यू।